हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन नंबर 40 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेशन नंबर 39 को देखा था विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज भी एक नए और इम्पॉर्टेंट साथ में इंटरेस्टिंग सेशन की शुरुआत करते हैं सालू मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आएँ और बच्चों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 14। देखिएगा क्वेश्चन पहला, दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखिए नीरज चोपड़ा जब भी खेलते हैं हमेशा गोल्ड मेडल ही लाते हैं और इस बार भी गोल्ड मेडल ही लाए हैं। और ये हुआ कहाँ है, ये हुआ है आपका दोहा। ठीक है, ये आपका डायमंड लीग जो 2023 वाला हो रहा था कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका दोहा। और दोहा क्या है, तो कतर की राजधानी। ठीक है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, पहले दोहा है जो आपका कतर की राजधानी है, कतर की राजधानी। अब देखिएगा यहाँ पे दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। और कौन सा मेडल लाए हैं, तो हो जाएगा आपका गोल्ड मेडल। ठीक है, और देखिएगा हम लोग नीरज चोपड़ा को जानते भी हैं, द गोल्डन बॉय। ठीक है, एक बुक भी आया था ना, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, क्या बुक का नाम था, द गोल्डन बॉय। द गोल्डन बॉय कौन, तो ये आपके नीरज चोपड़ा। जब भी जीते, जब भी खेले तो हमेशा इनका गोल्ड ही आता। और सबसे ज़्यादा इनका इंटरेस्टिंग या फिर सबसे ज़्यादा फेमस रहा था टोक्यो ओलंपिक में जो ये गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। अगर हम लोग देखते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इनके बारे में देखते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था, 24 दिसंबर 1997 में। मतलब बहुत कम उम्र के, 23-25 साल के हैं। ठीक है, 25 ईयर्स के ही मात्र हैं। कहाँ हुआ था, तो हरियाणा। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा कि हरियाणा के लोग खेल में बहुत आगे होते हैं। जैसे अभी अब जो भी पहलवान लोग हैं मैक्सिमम आपका हरियाणा का ही आता है। जैसे अभी 3 जो बैठे हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर में। आगे देखिएगा पेशा, मतलब ऑक्यूपेशन क्या है इनका, तो जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाला फेंक। क्या बोलते हैं, भाला फेंक। अगर पिता के बारे में देखते हैं तो कौन है, सतीश कुमार। और ये पेशे से क्या है, किसान। ठीक है, पेशे से ये क्या है, ये है आपके किसान। अगर माता के बारे में बात करें, सरोज देवी। कोच, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। इनके कोच का नाम है उवे हॉन। क्या नाम है, उवे हॉन। और ये जो है आपके भारत के नहीं है, ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके जर्मनी के। कहाँ के हैं, जर्मनी के एक एथलीट्स हैं। ठीक है, जर्मनी के एथलीट्स हैं। आगे देखिएगा उपलब्धि। ठीक है, बहुत सारा मेडल ही जीते हुए हैं। जैसे देखिएगा 2016 में, ठीक है, देखिए इसके पहले भी जीते थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पे वो हम लोग देख रहे हैं। 2016 में देखिएगा, मतलब एक साथ इनका सिर्फ गोल्ड मेडल ही आया है। और किस चीज़ में आया है, तो सिर्फ और सिर्फ भाला फेंक में ही। ठीक है, इसी के प्लेयर ही हैं। तो 2016 में साउथ एशियन गेम। ठीक है, एशिया का देश, एशिया मतलब एशिया जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, एशियन कंट्री में जो आता है वो सब खेलता था। और इसी में आपका साउथ एशियन गेम में कौन सा मेडल जीते, गोल्ड मेडल में। उसके आगे देखिएगा एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप, इसमें भी कब, तो 2017 में गोल्ड मेडल। और सबसे इंपॉर्टेंट था आपका 2018 का। ठीक है, इसमें भी गोल्ड मेडल। और कौन सा, राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CWG। और ये वाला जो खेल हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट में। और देखिएगा जैसे 2018 इसमें भी एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीते। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2021 टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीते थे, तो आपका गोल्ड मेडल। देखो ये 2021 वाला नहीं था कब वाला, तो 2020 वाला था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में खेला गया था। इसमें आपका NTPC में भी पूछा हुआ था कि कितना दूर इनका भाला गया था, तो 87.58 मीटर। कितना पॉइंट, तो 87.58 मीटर इनका भाला गया था। और ये कौन सा मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल। और ये एक रिकॉर्ड बन गया था अपने आप में। मतलब भारत के तरफ से ओलंपिक में कोई भी अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीता था। किस चीज़ में, तो जैवलिन थ्रो में या फिर भाला फेंक में। पहले आपके नीरज चोपड़ा ही बने जो आपका कौन सा मेडल जीते थे, तो गोल्ड मेडल जीते थे किसमें, भाला फेंक में। और इनको अभी 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। 2022 में इनको पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री, बहुत सारा अवार्ड इनको मिला हुआ है। अभी फिलहाल करंट में अगर देखते हैं तो पद्मश्री इनको बुक मिला है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पूरा बुक का नाम है द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। कौन लिखा है, तो ये लिखा है आपका नवदीप सिंह गिल। कौन लिखा है, नवदीप सिंह गिल। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता हुआ इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो कतर की राजधानी दोहा में। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। 4 अगर हम बात करते हैं कि भारत का किस चीज़ में रैंक 4 आया है, तो देखिएगा शुरुआत से पहले हम लोग देखते हैं। एक देखिएगा आप लोग टोक्यो ओलंपिक। ठीक है,
टोक्यो ओलंपिक में भारत किस स्थान पे था? देखो अभी नेक्स्ट वाला ओलंपिक हुआ नहीं है, अभी हो भी नहीं रहा है, अभी टाइम है। तो अगर अभी एग्जाम होता है और एग्जाम में अगर ओलंपिक से क्वेश्चन पूछेगा करंट वाला तो ये सबसे पूछेगा। टोक्यो ओलंपिक में देखते हैं कि भारत का कौन सा रैंक रहा था, तो ये रहा था आपका 48 रैंक। ठीक है, कौन सा रैंक रहा था? 48। मेडल कितना था? तो मेडल था आपका 1 2 4। ठीक है, ऐसे याद रखना 1 2 4। 1 क्या था? तो ये था आपका गोल्ड, ये था आपका सिल्वर एंड ये था आपका ब्रॉन्ज। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक। और पैरालंपिक किसके लिए होता है? तो ये होता है दिव्यांग लोग के लिए। ठीक है, और टोक्यो किसका कैपिटल हो गया? जापान का। इसमें भारत का रैंक कितना था? इसमें भारत का रैंक था 24। ठीक है, इसका जस्ट आधा 24। कितना मेडल था? तो मेडल था आपका 586, मीन्स यहाँ पे टोटल 7 मेडल, यहाँ पे आपका 19 मेडल। ठीक है, ये आपका गोल्ड था, ये आपका सिल्वर था और ये था आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत का रैंक कितना था? 24। और एक यहाँ पे देख लेना CWG, CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था और इसमें भारत का रैंक था आपका 4th नंबर का। ठीक है, 4th नंबर का था और कितना मेडल जीता था? तो ये जीता था आपका 22 16 23। ठीक है, 22 16 23, 22 आपका गोल्ड हुआ, 16 आपका सिल्वर हुआ एंड 23 आपका ब्रॉन्ज हो गया। टोटल कितना हो गया आपका? 61 मेडल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, विश्व बैंक का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, रीजन क्योंकि पहली बार कोई भारतीय को बनाया गया इसका अध्यक्ष, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपका वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1944 में। देखना कहीं कहीं पे क्या होगा कि कहीं पे 1944 मिलेगा और कहीं पे आपको 1945 मिलेगा। अभी इसका क्या मतलब हुआ? स्थापना हुआ था आपका इस टाइम पीरियड में, लेकिन वर्क स्टार्ट हुआ था आपका 1945 में। और कब स्थापना हुआ, कैसे स्थापना हुआ, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक। ठीक है, इतने समय तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में क्या हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और देखना यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ विश्व बैंक का स्थापना नहीं किया गया था, कुछ और भी किया गया था। जैसे पहले तो यहाँ पे एक सम्मेलन बनाया गया था, चूँकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई बैंक का स्थापना किया जा रहा था, तो एक सम्मेलन या फिर एक समिति बैठाया गया था जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या नाम था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें सम्मेलन हुआ, उसके बाद फिर 2 प्रकार का बैंक का स्थापना किया गया। कौन सी 2 प्रकार का? पहला तो आया आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, पहला तो आया आपका वर्ल्ड बैंक जो आज का वर्ल्ड बैंक है, और एक आया आपका IMF। ठीक है, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब इसमें क्या हुआ ना कि वर्ल्ड बैंक जो है आपका विकासशील देशों को लोन देता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है आपका विकासशील देशों को लोन देता है, और IMF जो है कोई देश अगर डूब रहा है तो उसको ऋण देता है। जैसे अभी अगर श्रीलंका, पाकिस्तान, अगर भारत को जरूरत पड़ता है लोन लेने का तो वो वर्ल्ड बैंक से लेगा और उसको आराम से मिल भी जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखें कि वर्ल्ड बैंक का और IMF का स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। ये सम्मेलन कब हुआ? तो 1944 में। ठीक है, 1944 में हुआ और फिर इसका स्थापना भी हो गया, लेकिन वर्क चालू हुआ आपका 1945 से। अब यहाँ पे क्या था कि अगर वर्ल्ड बैंक का किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही होता था। ठीक है, मतलब हमेशा से आपका USA का ही कोई नागरिक वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष रहता था। और IMF में तो आज भी आपका कोई ना कोई यूरोप का ही आदमी, मतलब कोई ना कोई यूरोप का ही नागरिक IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का अध्यक्ष बनता है। पहली बार क्या हुआ है कि भारतीय मूल के अमेरिकी को क्या बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे देख लीजिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे 1944 में हुआ था। ठीक है, 1944 में। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। और कहाँ पड़ता है? तो ये आपका USA में। यहाँ पे देखिएगा कि जो भारतीय मूल के अध्यक्ष हैं कौन है ये? तो ये है आपके अजय बंगा। ठीक है, नॉमिनेशन बहुत पहले हो गया था, अब क्या हुआ कि फाइनली इनको बना दिया गया। किसका? तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सयानंद दास। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले देखे थे, इंपॉर्टेंट नाम है 81। ठीक है, 81 नंबर के ये क्या बने हैं? तो शतरंज ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर। ठीक है, शतरंज ग्रैंड मास्टर। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखे थे और बहुत सारे के बारे में देख लिए थे। आगे देखिएगा कृष्ण प्रकाश, इंपॉर्टेंट नाम है। ये क्या किए थे? तो आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया से तैर करके, गेटवे ऑफ इंडिया से तैर करके कहाँ तक गए थे? तो एलिफेंटा की गुफाओं तक गए थे। एलिफेंटा की गुफाओं तक, गुफाओं तक। ठीक है, और अगर देखिएगा यहाँ पे अजय सिंह, तो ये क्या है? तो इनको भारतीय मुक्केबाजी संघ का क्या बना दिया गया है? उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इनको क्या किया गया है? तो
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, ठीक है, मुक्केबाजी संघ का क्या बनाया गया है, तो उपाध्यक्ष बनाया गया है, और अभी हाल ही में बनाया गया था, करंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, प्रौद्योगिकी व्यापार पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। अभी घोषणा हुआ है प्रौद्योगिकी व्यापार, मतलब उद्योग से संबंधित है, थोड़ा देखिएगा इसके बारे में। देखिएगा ये तो एक्स्ट्रा पार्क वाला है। देखिएगा स्थानीय प्रौद्योगिकी परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट नाम है अडानी कॉनेक्स, ठीक है, किसके द्वारा, तो अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी कॉनेक्स के द्वारा, कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के बिजाग, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक एरिया है जिसका नाम है आपका बिजाग, वहाँ पे किस चीज़ का स्थापना किया जाएगा, तो स्थानीय प्रौद्योगिकी परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक पार्क का स्थापना किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के कहाँ, तो आंध्र प्रदेश के बिजाग में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बिजाग में। और कौन सा पार्क है, तो प्रौद्योगिकी पार्क, कौन सा पार्क है, प्रौद्योगिकी पार्क। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब हमेशा से ये पढ़ाने का तरीका है कि जहाँ पे कोई चीज़ अगर नया बनाया जा रहा है तो हम लोग कनेक्ट करके पढ़ते हैं। जैसे इसको देखिएगा, ये टायर दिख रहा है ना, ये टायर से बना हुआ पार्क पहली बार कहाँ बनवाया गया था, टायर से बना पहला पार्क, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता, ठीक है, कहाँ, कोलकाता। अब यहाँ पे क्या था कि जो भी यूजलेस टायर था, जो भी यूजलेस टायर था उसका क्या बना दिया गया, टायर पार्क, ठीक है, इसका नाम ही है इस पार्क का, कौन सा पार्क, टायर पार्क। यहाँ पे सारा टायर से ही देखो टायर को डेकोरेट कर दिया गया। इसको देखिएगा, इसका नाम है आपका जियो पार्क, ठीक है, जियो पार्क। ये कहाँ बनाया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के लम्हेटा गाँव में, कहाँ, मध्य प्रदेश, बस इतना याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कौन सा पार्क बनाया गया था, जियो पार्क। यहाँ पे देखिएगा कौन सा ये पार्क है, ये है आपका आर्ट पार्क, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस AI से रोबोटिक्स से जुड़ा हुआ, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत लंबा सा, देख लीजिएगा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ये कहाँ बनाया गया, तो ये आपका बनाया गया कहाँ, बेंगलुरु में, ठीक है, कहाँ, बेंगलुरु में। और ये रहा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, रोजाना 2 लाख टन ई कचड़े इको पार्क में होगा निपटारा। मतलब ये जो कचरा देख रहे हैं, ई कचरा मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे मोबाइल, ठीक है, टीवी जो भी होता है खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है ना कि ये सब चीज़ का यूज नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ में, तो ये सब बर्बाद हो जाता है या फिर ये सब बहुत ज़्यादा जगह को भी कवर कर लेता है, तो इसका पार्क बना दिया जाएगा, इसको डेकोरेट करके डिजाइन करके। ये कहाँ बनाया गया है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में, कहाँ, न्यू दिल्ली में। और कल हम लोग एक देखे थे गुजरात का डायनासोर पार्क, डायनासोर पार्क, ठीक है, ये कहाँ बनाया गया, तो ये आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। देखो कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे फिगर आपका डायनासोर वाला आ गया, डायनासोर पार्क आपका गुजरात में, और अगर आपका पूछता है जियो पार्क तो वो आपका मध्य प्रदेश में, टायर पार्क कोलकाता में, आपका रोबोटिक पार्क बेंगलुरु में, और ई कचरा से बना हुआ पहला ई वेस्ट पार्क, ठीक है, इसका नाम ही क्या है, ई वेस्ट पार्क, ठीक है, ई कचरा इको पार्क कहाँ है, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ का भी राजधानी चेंज हुआ है, कहाँ बना है, तो ये आपका बना है विशाखापट्टनम, कहाँ बना है, विशाखापट्टनम, ठीक है। अगर यहाँ के CM के बारे में बात करते हैं तो YS जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी। और अभी ADR का रिपोर्ट आया था ना, उसमें ये सबसे अमीर थे, है ना, सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले, सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले। YS जगनमोहन रेड्डी। और अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा अभी क्या हुआ था ना कि 13 राज्यपाल का एक ही साथ निर्वाचन हुआ था, नियुक्ति कह सकते हैं, निर्वाचन नहीं कहेंगे, ठीक है, जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ का जो गवर्नर है S अब्दुल नज़ीर, ठीक है, S अब्दुल नज़ीर। और इन पे बहुत विवाद हुआ था क्योंकि ये आपके जज रहे थे इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज में ये रहे थे, और अभी इनको क्या बना दिया गया, तो इनको आपका आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। अगर बात करते हैं दिल्ली के, तो दिल्ली के CM कौन है, और दिल्ली में कौन सा पार्क बनाया गया है, ई वेस्ट इको पार्क। कोलकाता में टायर पार्क, मध्य प्रदेश में आपका जियो पार्क, गुजरात में डायनासोर पार्क, और आंध्र प्रदेश में भी व्यापारिक पार्क बनाया जा रहा है। CM का बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल। और इनका जो पार्टी है आप, उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। अगर देखिए यहाँ क्या होता है ना, यहाँ गवर्नर नहीं होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और अभी कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना,
विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, अगर देखते हैं यहाँ पे कोलकाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ममता बनर्जी। सीएम में कौन हो जाएगी, ममता बनर्जी। और अगर गवर्नर का बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, CV आनंद बोस। कौन, CV आनंद बोस। ठीक है, और एक आपका बचा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन हो जाएगा, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ के सीएम के बारे में और यहाँ के गवर्नर के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स, जैसे आपके नीरज चोपड़ा हो गए, PT उषा हो गई, तो इन लोग क्या हैं, इन लोग आपके एथलेटिक्स हैं। ठीक है, एथलेटिक्स किसको कहा जाता है, जो खेल कूद से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका अभी भाला फेंक से हैं, कौन है, तो नीरज चोपड़ा, इनके बारे में नाम सुने थे, अभी हम लोग देखे थे ना। तो क्या है ना कि अगर इन लोग के लिए कुछ दिवस मनाया जाएगा, लोग को जागरूक किया जाता है कि आप लोग भी आइए सब लाइन में, और इन लोग को थोड़ा सम्मानित किया जाता है। जैसे आपका कौन कौन नाम हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह, ऐसे तो बहुत सारा नाम आ जाएगा, कुछ नाम देख लेते हैं, नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह, और जैसे आपका मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम मतलब आपका टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, CWG गेम में जो भी खेलता है वो सारा कौन हो गया, वो सारा आपका क्या हो जाता है, एथलेटिक्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 7 मई को। कब मनाया जाता है, 7 मई को। थोड़ा मई से इंपॉर्टेंट रिलेटेड डेट देखते हैं, जैसे देखिएगा 1 मई को। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई को सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, महाराष्ट्र दिवस और आपका गुजरात दिवस। हम लोग देखे थे कि पहले आपका बम्बई था, ठीक है, इसको तोड़ दिया गया। कब तोड़ा गया, तो 1 मई 1960 को। कब, 1 मई 1960 को। ऊपर वाला जो एरिया था गुजरात बन गया और नीचे वाला जो एरिया था वो आपका महाराष्ट्र बन गया। 2 मई को विश्व हास्य दिवस, मतलब हंसने वाला दिवस। और दूसरा कौन सा था, टूना दिवस। टूना किसको कहते हैं, तो एक प्रकार की मछली होती है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस बार जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो भारत का रैंक आया, बहुत ही ज़्यादा गंदा, 161 आया है। और कितने देशों में, 180, मतलब पाकिस्तान का इस हम लोग से बेटर कंडीशन रहा है, कितने पे था, 150 पे। आगे देखिएगा 4 मई को कोयला खदान दिवस हम लोग देखे थे। और आपका विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को हम लोग देखें विश्व एथलेटिक्स दिवस। कौन सा दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान, नाम क्या है इसका, यहाँ पे साइक्लोन हो जाएगा। साइक्लोन मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, मोचा। ठीक है, मोचा क्या है, तो चक्रवात का नाम दिया गया है, चक्रवात का नाम दिया गया है। ठीक है, और नाम क्या है इसका, मोचा। अब देखो नाम क्यों दिया जाता है, अब होता क्या ना कि बार बार आपका चक्रवात आते रहता है। चक्रवात कहाँ पे आता है, तो ये आता है आपका पानी पे। अब जैसे अगर हम भारत का ये ले लिए साउथ एरिया वाला बात, ठीक है, तो ये क्या है, इधर आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ता है इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर। और यहाँ पे आपका पड़ता है अरेबियन सी, ठीक है, अरब सागर। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे हमेशा आपका क्या आते रहता है, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा आपका चक्रवात आते रहता है। अब नाम रखने का रीज़न क्या है ना कि सबको पता कैसे चलेगा कि कौन सा चक्रवात आ रहा है, अलर्ट जारी किया जाता है कि ऐसे करिए वैसे करिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि प्रॉपर नाम दे दिया जाता है ताकि लोग को पता चले कि यहाँ पे चक्रवात आया है, कौन सा आ रहा है, कैसे बचाव करना है। और देखो ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, चक्रवात का नाम दिया जाता है। पहले क्या था कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, किसी का भी नाम दे दिया जाता था। पहले क्या था कि कोई भी संत महात्मा के नाम पे चक्रवात का नाम रख दिया जाता था। फिर क्या हुआ कि किसी भी महिला लोग के नाम पे चक्रवात का नाम रख दिया जाने लगा। उसके बाद फाइनली आपका 2000-2004 के बाद से एक नियम बना कि इस टाइप से आपका चक्रवात का नाम दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा, तो देखो क्या होता है ना कि 13 देशों का एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, हिंद महासागर के आसपास का 13 देशों का एक ग्रुप बनाया गया है जो आपका चक्रवात का नाम देता है। अब जैसे देखिएगा क्या नाम कैसे देता है, तो जैसे देखो अल्फ़ाबेट होता है ना ABCD, तो इस टाइप से क्या है कि मान लो 2016 में कोई चक्रवात आया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका 2017 में, और ऐसा नहीं है कि 2016 में कोई एक ही चक्रवात आएगा, मे बी एक आ जाए, ठीक है, एक आ जाए आपका, 2 आ जाए, 3 आ जाए। ऐसा होता है कि कभी कभी एक ही साल में 2-3 चक्रवात आ जाता है। 2016 में आए, 2017 में या फिर 2018 में, तीनों बार चक्रवात आएगा तो अलर्ट तो पहले ही जारी हो जाता है कि चक्रवात आने वाला है, इसे बचाव कैसे करना है, किसको जाना है वहाँ पे, किसको नहीं जाना है, कौन से टीम को भेजा जाएगा। NDRF का टीम हमेशा भेजा जाता है। तो देखो क्या है, मान लो कि कोई देश का नाम A से है, फिर कोई B से, कोई C से, कोई D से, और इन लोग 13 देशों का ग्रुप बना हुआ है। तो पहले इस चक्रवात का नाम कौन रखेगा, तो ऐसा नहीं कि कोई भी रख देगा, किसी का भी मन आया नाम रख दिया। नाम कौन रखेगा, तो पहले A अल्फ़ाबेट वाला देश अपना नाम रखेगा, ठीक है, किसका, चक्रवात का। उसके बाद फिर आपका B वाला नेक्स्ट, अगर 2016 में पहली बार अगर चक्रवात आया तो कोई A देश का नाम जो
है वो क्या करेगा, उस चक्रवात का नाम रखेगा। अगर उसी बार फिर दूसरा चक्रवात भी आ जाता है तब नाम कौन रखेगा, तब आपका ये नहीं रखेगा, तब आपका ये रखेगा। नेक्स्ट ईयर फिर मान लो 2017 में फिर चक्रवात आता है, उसका नाम कौन रखेगा, तो फिर आपका सी नाम का देश रखेगा। समझे? तो देखो ऐसे होता है, आपका हमेशा चक्रवात आते रहता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ यास चक्रवात का नामकरण कौन किया था, तो आपका ओमान किया था। ठीक है, ये तो पूछेगा, ये जल्दी ये नहीं पूछता, बहुत कम ये पूछता है कि किस साइड आया था। ठीक है, या तो आपका बे ऑफ बंगाल साइड आएगा या फिर आपका अरब सागर के साइड आएगा। हाँ, ऐसा होता है कि ये पूछ लेता है कि किस राज्य के समीप आया था। ठीक है, किस राज्य के समीप आएगा ये पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद क्या पूछेगा कि बताओ इस यास का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब आखिर यास नाम दिया तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना, ऐसे ही थोड़ी कि उठा के कुछ भी नाम दे दिया। तो वैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि फिलहाल जो अभी चक्रवात आने वाला है, आया नहीं है, अलर्ट जारी किया गया आपका मई का ही कि मई में आने वाला है साइक्लोन। कहाँ पे आने वाला है, तो बे ऑफ बंगाल में आने वाला है। और कौन सा आएगा, तो मोचा। मोचा नाम कौन दिया, तो ये आपका नाम दिया है यमन। ठीक है, मोचा नाम कौन दिया, तो ये आपका यमन दिया। और देखो ऐसा नहीं है कि यमन दे दिया, कभी ऐसा हुआ होगा कि देखो यहाँ पे बी है तो बी फॉर पहले कभी ना कभी बांग्लादेश नाम दिया होगा, उसके बाद फिर आपका पी वाला दिया होगा, एस वाला दिया होगा, अब जा करके बाई आया। मान लो कि 2023 में कोई चक्रवात आया जिसका नाम कौन दिया, तो आपका यमन दिया। मान लो कि इसी साल फिर से कोई चक्रवात आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका पहला चक्रवात आया, मतलब 2023 का पहला चक्रवात। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2023 का जो पहला चक्रवात आया था उसका नामकरण कौन किया, तो यमन किया। उसका नाम क्या रखा, तो मोचा नाम रखा। ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि बताओ मोचा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, मोचा का मतलब क्या हुआ। अगर इसी ईयर में फिर 2 महीना बाद 1 महीना बाद क्या होता है कि दोबारा चक्रवात आता है, तो अब नाम आपका यमन नहीं रखेगा। यमन के बाद फिर कोई जेड नाम का देश होगा, और कोई भी देश नहीं, ऐसा नहीं कि किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाएंगे जेड वाले को उठा ले आएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो 13 ग्रुप बना हुआ है देशों का, उसी में से हम ढूंढेंगे कि अब जेड वाला कौन है। अगर जेड वाला नहीं मिला तो वापस से फिर कहाँ पे आ जाएंगे, ए वाला या फिर आपका बी वाला, सी वाला, जो भी मिलेगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि मोचा, मोचा का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे मोचा का मतलब हो गया कि यमन के पास एक आपका लाल सागर बहता है। ठीक है, यमन कंट्री है, इसके पास में एक लाल सागर बहता है, और उस लाल सागर में यमन का एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, मोचा। ठीक है, यमन का एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, मोचा। और इसलिए क्या किया है, अपने ये चक्रवात का नाम ही मोचा रख दिया। और देखो चक्रवात का नाम रखने का क्राइटेरिया क्या है कि नाम छोटा से छोटा हो, जो हर लोग प्रोनाउंसिएट कर सके। प्रोनाउंसिएट मतलब बोल सके, होता है ना अदर कंट्री वाला लोग, हम लोग के देश का कुछ वर्ड यूज़ नहीं कर पाता, नहीं बोल पाता है, मतलब प्रोनाउंसिएट कर मतलब बोल सके। और दूसरा कि कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं हो जिससे किसी को दिक्कत हो, किसी को टेंशन हो, किसी को दुख हो। ठीक है, तो इस टाइप का ही नाम है, मोचा रखा है। और मोचा क्या नाम है, तो उसके बंदरगाह का नाम है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए चक्रवात इस टाइप से आता है पानी में। ठीक है, गोल गोल घूमते हुए उच्च दाब और निम्न दाब बनता है, उसी स्थिति में आपका चक्रवात आता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिएगा, हम लोग बताए हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका नाम दिया जाता है। जैसे देखिए अभी कौन आया, अभी आया आपका मोचा, और नाम कौन दिया, जैसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं मोचा। ठीक है, नाम कौन दिया, तो नाम आपका दिया है आपका यमन। ठीक है, नाम दिया है आपका यमन, और कहाँ पे आएगा, तो यह आएगा आपका बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। अब देखो बे ऑफ बंगाल में जो यहाँ पे मैप लाना भूल गए, बे ऑफ बंगाल में जो आपका स्टेट पड़ेगा वो इसमें मतलब हो सकता है इसको दिक्कत। अब देखो क्या है कि आपका ये क्रम बन गया। ठीक है, ये आपका क्रम बन गया कि मोचा का नाम कौन दिया, यमन। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलना स्टार्ट होगा। जैसे अगर नीचे से पढ़ना शुरू करते, देखो OPQR से कोई देश नहीं था, तो STU बाई। ठीक है, क्या हो गया, बाई। उसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके पहले आपका मैंडमस आया था जिसका नामकरण कौन किया, तो UAE किया था। सितरंग आया था, उसका थाईलैंड किया था। आसनी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था कि आसनी चक्रवात का नामकरण कौन किया, तो ये आपका किया था श्रीलंका। जवाद, ठीक है, जवाद का कौन किया था, सऊदी अरबिया। और आप देखिएगा शाहीन, इसके बारे में भी बहुत पूछा गया था। शाहीन का कौन किया था, ये आपका किया था कतर। ठीक है, गुलाब या फिर कहीं कहीं पे इसको गुलाबो भी मिलता है, इसका कौन किया था, पाकिस्तान। और आपका यास, ठीक है, यास का कौन किया था, ये आपका किया था ओमान। देखिएगा ये अल्फ़ाबेट में आपका घटते हुए क्रम में, और ऐसे जाते हैं हम लोग। मतलब मोचा आया था, उसके पहले जस्ट पहले मैंडस आया, उसके जस्ट पहले सितरंग आया था, फिर आसनी आया था, जवाद आया था, शाहीन आया था, इस तरह से आते गया था। ठीक है, तो हम लोग देखें कि कैसे नामकरण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लें इसके बारे में, किसके द्वारा किया गया, यमन के द्वारा। कहाँ पे किया, कहाँ पे ये आएगा, तो बंगाल की खाड़ी में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, किंग चार्ल्स III की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। हम लोग देखे थे कि 6
6 मई 2023 को, ठीक है। क्या होने वाला था, तो इनका शपथ ग्रहण होने वाला था, किसका, तो किंग चार्ल्स III का। इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा उम्र दराज बनने वाले राजकुमार कह सकते हैं या फिर राजा कौन है, तो आपके चार्ल्स III, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पूछा कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये आपके किए थे कौन, जगदीप धनखड़। कौन किए थे, जगदीप धनखड़। कौन है ये, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति, और अभी हाल ही फिलहाल बने हैं। और जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वही आपका राज्यसभा का सभापति भी होता है। क्या होता है, तो राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, ठीक है। और देख सकते हैं जैसे नरेंद्र मोदी कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री, द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति, और एस जयशंकर मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर, ये कौन है, तो ये हैं विदेश मंत्री। जैसे यहाँ पे नाम देख लीजिएगा, ठीक है, ये हो गए हमारे कौन, पीएम, ठीक है। प्रधानमंत्री नाम क्या है, तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और देखिएगा जैसे आपके इनके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इनको इस बार नया मंत्रालय मिला। नया मंत्रालय कौन सा, तो सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय। इससे पहले भारत में सहकारिता मंत्रालय नहीं था, अभी बनाया गया है सहकारिता और, ठीक है, सहकारिता और आपका गृह मंत्री कौन है, तो ये है आपके मोटा भाई, इनको लोग बोलता है, नाम क्या है, अमित शाह, ठीक है, अमित शाह। और इन्हीं का पुत्र कौन है, जय शाह, जो बीसीसीआई का सचिव है। इनको देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री। नाम क्या है इनका, एस जयशंकर, एस जयशंकर। और अभी हम लोग देखे थे कि जो आया हुआ था आपका बिलावल भुट्टो, उसको गजब झाड़े थे ये। आगे देखिएगा ये है आपके नितिन गडकरी, बहुत ही अच्छे मंत्री। कौन है ये, तो ये है आपके सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री। नाम क्या है इनका, नाम है इनका नितिन गडकरी, नितिन, देखिए नाम में भी जुड़ा हुआ है गडकरी, तो ऐसे करके याद रखिएगा कि गाड़ी वाड़ी, और कहाँ पे चलता है, तो ये आपका चलता है सड़क पे। और देखिएगा आगे जैसे इनके बारे में देखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, क्या नाम है इनका, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन से मंत्री हैं, तो ये हैं आपके कृषि मंत्री। कौन से मंत्री, कृषि मंत्री, ठीक है। इनके बारे में देखिएगा अर्जुन मुंडा, ठीक है, ये कौन, तो ये आपके झारखंड के सीएम भी रहे थे। और अभी कौन है, तो ये है आपके जनजातीय मंत्री, जनजातीय मंत्री, ठीक है, जनजातीय मंत्री। नाम क्या है, इनका नाम है आपका अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। इनके बारे में देखिएगा स्मृति ईरानी, ठीक है, स्मृति ईरानी। अभी इनका एक बुक आया था जिनका नाम था लाल सलाम, ठीक है, इनका एक बुक आया था जिसका नाम था लाल सलाम, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा था ये बुक। कौन सी मंत्री है, तो महिला और बाल विकास मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री, ठीक है। इनके बारे में देखिएगा ये है आपके मनसुख मंडाविया, ठीक है। कौन है ये हैं आपके मनसुख मंडाविया। ये कौन से मंत्री हैं, तो ये हैं आपके स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। कौन से मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। याद रखिएगा कि सुख में रहिएगा, मतलब स्वास्थ्य से कनेक्टेड रखिएगा। मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री हैं, ये हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। और देख लीजिएगा जैसे इनके बारे में देखिएगा, ये है आपके रेल मंत्री, ठीक है, रेल मंत्री। नाम क्या है इनका, नाम है आपका अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। इनके बारे में देखिएगा ये है आपके संस्कृति मंत्री, संस्कृति मंत्री। नाम क्या है इनका, इनका नाम है आपका जी किशन रेड्डी। क्या नाम है, जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। और देखिएगा जैसे इनके बारे में देखिएगा ये है आपके शिक्षा मंत्री। कौन है, ये है आपके शिक्षा मंत्री। नाम क्या है, तो धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये है आपके धर्मेंद्र प्रधान। और ये रहे आपके एमएसएमई मंत्री, ठीक है, एमएसएमई मंत्री जो आपका लघु और सूक्ष्म उद्योग से जुड़ा हुआ होता है। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आपका नारायण राणे, नारायण राणे। देखिएगा एक बार फिर से तो देख लीजिएगा, सब एकदम भगवा में छाए हुए हैं, बेचारे नारायण राणे को नहीं मिला। यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आपका सहकारिता मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क मंत्री, ठीक है, सबका नाम लिख दे यहाँ पे। जैसे इनके बारे में कृषि मंत्री, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, महिला बाल विकास मंत्री और आपके ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। और देखिएगा यहाँ पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और आपके एमएसएमई मंत्री कौन है, ये है आपके नारायण राणे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिएगा, किस हाईकोर्ट ने जाति आधारित जनगणना को बंद करने का निर्देश दिया है। अब देखो, अभी हम लोग देख रहे थे कि आपका बिहार में जातिगत जनगणना चल रहा था और आपका इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि जातिगत जनगणना कब स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट हुआ था आपका 7 जनवरी 2023 को, ठीक है, 7 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था। और अभी क्या हुआ है कि पटना हाईकोर्ट जो है आपका इस जनगणना को बंद करने का निर्देश दिया है। अब देखो बंद होता है कि नहीं, जैसे देखिएगा पूरा परेशान हो गए हैं जातिगत जनगणना बंद होने से। कौन है ये? तो ये है आपके नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले नीतीश कुमार, ठीक है। कौन है? तो ये आपके बिहार के सीएम हैं, बिहार के सीएम। और अगर बात करते हैं कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। देखिएगा जैसे आगे अगर जनगणना के बारे में देखते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो देखिएगा भारत में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुआ था आपका 1872, ठीक है। कब? 1872। कौन स्टार्ट करवाया था? तो स्टार्ट करवाया था आपका मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो, जिसमें अंग्रेज का शासन चल रहा था। इसमें तो अंग्रेज का ही शासन था ना। लॉर्ड मेयो भारत में पहली बार जनगणना करवाया। लेकिन अगर बात करते हैं नियमित जनगणना, नियमित बोले तो जो हर साल 10 पीरियड में होते रहता है, देखिए यहाँ पे दिया हो गया 10 वर्षीय, मतलब हर 10 साल में जो आपका जनगणना होता है, ऐसा कौन स्टार्टिंग करवाया? तो ये आपका करवाया लॉर्ड रिपन। कौन स्टार्ट करवाया? लॉर्ड रिपन, ठीक है। दोनों दो नाम है, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। यहाँ पे देखिएगा जनगणना का विषय संविधान किस, देखो इस पर बैन क्यों लगाया गया? जो जातिगत जनगणना का बात हो रहा था, ये आपका जनहित याचिका दायर किया गया था कि आपका ये जनगणना नहीं होना चाहिए। रीजन कि जनगणना आपका केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार कैसे? जब पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि सूची होता है, ठीक है। अभी कितना सूची है? तो अभी हमारे संविधान में टोटल 12 सूची है। 8 पहले से था, बाद में संशोधन करके 4 को ऐड किया गया। तो उसमें 7वीं अनुसूची में हम लोग पढ़ते हैं कि देश में जो भी काम, उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक आपका राज्य सरकार को, और एक आपका दोनों मिल करके जिस विषय पर काम करता है, ठीक है। एक मतलब एक ऐसा काम, मतलब कामों का ग्रुप, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट बना दिया गया। इस लिस्ट में जो भी काम है वो केंद्र सरकार करेगा, इस लिस्ट में जो भी काम है वो राज्य सरकार करेगा, और इस लिस्ट में जो भी काम है वो आपका केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर जनगणना का बात करते हैं तो जनगणना आपका केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार ये नहीं करा सकता। जबकि ऐसा जनगणना, जो जातिगत जनगणना हो रहा है बिहार में, ऐसा पहले भी हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका राजस्थान में, ठीक है, और हुआ है आपका कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। लेकिन हुआ क्या कि जो डेटा आया था उसको पब्लिश नहीं किया गया, उसको आगे निकाला नहीं गया, ठीक है। देखिएगा अंग्रेजों ने 1872 से लेकर के यहाँ पे 93 होगा, क्योंकि अंग्रेज हम लोग जानते हैं 1947 में चला गया था, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? 1931, ठीक है। अंग्रेजों ने 1872 से लेकर के 1931 तक की जितनी बार भी जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी हुई जानकारी को भी दर्ज किया। मतलब हर एक जाति के बारे में बताता था कि भारत में कितना जाति है, कितना जनजाति है। आज़ादी के बाद ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1951। देखो ऐसे याद रखना, 81 चल रहा है ना, तो 81 में 10 बढ़ते रहता है। जैसे भी 2021 में जनगणना हुआ, लेकिन अभी तक डेटा फाइनल नहीं आया, रीजन कोविड, ठीक है। तो क्या हुआ कि आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में की गई, जिसमें केवल SC शेड्यूल कास्ट एंड ST शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े लोगों की जाति के नाम के बारे में बांटा गया। मतलब देखो कुल मिला के बात ये बोल रहा है कि 1931 तक जो आपका अंग्रेज करवाता था जनगणना, उसमें पूरे जाति के बारे में, मतलब अगर मान लो कि 100 जाति है तो वो 100 जाति का अलग अलग कॉलम बनाता था कि कितना लोग है, क्या है। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो आपका बस जनगणना होता है, और उसमें SC और ST को अलग से काउंट किया जाता है। रीजन क्यों? आरक्षण और रिजर्वेशन इन लोग को मिला हुआ है तो जरूरी भी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2 राज्य आपका, देखिएगा 2 राज्य आपका राजस्थान और कर्नाटक, ठीक है, ये दोनों आपका बाद में, मतलब आज़ादी के बाद जातिगत जनगणना करवाया, लेकिन डेटा को पब्लिश नहीं करने दिया गया। इन लोग को रोक दिया गया कि सारा डेटा आप नहीं ला सकते हैं। और अभी बिहार में भी ये किया गया था, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 7 जनवरी 2023 को, ठीक है। और अभी क्या किया गया? इसको रोक दिया गया, ठीक है, फिलहाल रोक दिया गया। राजस्थान में भी हो चुका था और आपका कर्नाटक हो चुका था। बिहार आपका तीसरा राज्य बना था जो जातिगत जनगणना करवा रहा था, ठीक है। बिहार के बारे में हम लोग देख लिए, CM। और आपका अगर बिहार में कनेक्ट करते हैं करंट से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अभी रबर डैम बनाया गया है। क्या? रबर डैम, ठीक है, रबर डैम बनाया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है गयाजी डैम, गयाजी
डैम। ठीक है, अगर आपसे बात करते हैं इथेनॉल संयंत्र, ठीक है, भारत में पहली बार इथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो ये हो जाएगा आपका बिहार, और बिहार में भी कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया। इथेनॉल संयंत्र, अब इथेनॉल क्या है ना, तो पेट्रोल में आपका इथेनॉल का भी यूज होगा, तो इसीलिए इसका संयंत्र लगाया गया, कहाँ लगाया गया, बिहार। और बिहार में भी अगर पूछता है तो बिहार में आपका पूर्णिया में। ठीक है, बिहार में स्कूल में एक योजना लागू हो रहा है, नो बैग डे। नो बैग डे मतलब स्कूल में, मतलब सप्ताह में एक दिन बच्चा लोग बिना बैग का जाएगा। ठीक है, मतलब बैग का बोझ उसको नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर देखते हैं थावे उत्सव, ठीक है, थावे उत्सव कहाँ मनाया गया, तो अभी हाल ही में बिहार में मनाया गया। अगर बात करते हैं मिर्चा चावल, ठीक है, इसको GI टैग दिया गया, कहाँ दिया गया, तो अभी बिहार में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी राज्य सरकार रामलैंड बनाने की योजना बना रही है। देखिए नाम से समझ में आ जाना चाहिए, रामलैंड बनाने की योजना, अभी योजना ही चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, यूपी में क्या है आपका रामलैंड बनाने का योजना चल रहा है, और यूपी में अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर का मतलब बन रहा है, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। अगर बात करते हैं यूपी के बारे में, तो यहाँ का राजधानी क्या हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, राजधानी क्या होगा, लखनऊ। ठीक है, और अगर यहाँ के CM के बारे में देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ, और इनका भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और अगर गवर्नर देखते हैं तो गवर्नर है आपकी आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये कौन है, यहाँ की गवर्नर। ठीक है, यूपी से ही अगर देखते हैं तो यूपी से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो उत्तराखंड। ठीक है, यूपी से आपका उत्तराखंड अलग हुआ था, कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, और 2007 में इसका क्या नाम कर दिया गया, देखो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। ठीक है, क्या नाम किया गया, उत्तराखंड। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे यूपी, ठीक है, यूपी में एक योजना स्टार्ट हुआ था आपका स्कूल चलो अभियान। ठीक है, स्कूल चलो अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो यूपी में, और यूपी के भी कहाँ, तो यूपी के श्रावस्ती में। ठीक है, यूपी के श्रावस्ती से स्टार्ट हुआ था ये योजना। अगर बात करते हैं जैसे राजस्थान, तो अभी इंटर कास्ट मैरिज पे कितना पैसा या फिर कितना प्रोत्साहन राशि देने का बात किया है, 10 लाख। ठीक है, इंटर कास्ट मैरिज पे 10 लाख रुपया का प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा कौन किया, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो अभी यहाँ का कांगड़ा चाय, ठीक है, कौन सा चाय, कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है, यूरोपीय GI टैग। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं तो यहाँ का आपका क्या क्या, तो मुरैना गजक, मुरैना गजक, और आपका एक पेंटिंग अभी आया था, कौन सा पेंटिंग था, वो था आपका गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग। इसको क्या मिला है, इसको मिला है आपका GI टैग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो बनाया गया है AK मोहंती, अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। यहाँ पे देखते हैं सुरेखा यादव, तो हम लोग देखे थे इसके बारे में कि एशिया में, ठीक है, एशिया में ट्रेन चलाने वाली, एशिया में ट्रेन चलाने वाली पहली महिला, एशिया में ट्रेन चलाने वाली पहली महिला। ठीक है, पूरा एशिया का बात हो रहा है, पहली महिला। ठीक है, पहली महिला। ठीक है, और देखिएगा जैसे मनीष कुमार, तो ये क्या, तो कोविड-19 का टीका लेने वाले पहले आदमी कौन थे, तो ये थे आपके मनीष कुमार। शिवा चौहान, इनका पूरा नाम आगे लगा सकते हैं, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, ये कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला। ठीक है, ये कौन है, ये आपके कैप्टन शिवा चौहान। और अगर देखते हैं इसके बारे में, जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में देख लीजिएगा, बाढ़। ठीक है, बाढ़ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपका ट्राम्बे में स्थित है। और ट्राम्बे कहाँ है, तो ट्राम्बे आपका मुंबई में है। ठीक है, स्थापना कब हुआ था इसका, सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन स्थापना से ही होता है। स्थापना कब हुआ था, 1959। ठीक है, 1959 में इसका स्थापना हुआ था, और संस्थापक कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और इन्हीं के नाम पे इस परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम भी रखा गया, क्या, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, न्यायमूर्ति TS शिवगनानन। ठीक है, न्यायमूर्ति TS शिवगनानन किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखो, एक तो सुप्रीम कोर्ट में तो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देखें कि 33+1 है। अब ऐसे क्यों याद करते हैं हम लोग, क्योंकि 33 आपका
अदर जस्टिस है और एक आपका CJI है, ठीक है, एक आपका CJI है। और CJI कौन है? तो ये है आपके D चंद्रचूड़, ठीक है, बहुत बार हम लोग देख लिए हैं D चंद्रचूड़। वैसे ही आपका हाई कोर्ट में भी होता है, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में बस एक ही जज जाएगा, हाई कोर्ट में भी मतलब हेल्पर होता है और एक आपका CJH होता है, CJH मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और वहाँ पे हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपके बने हैं TS, ये कहाँ के बने हैं? ये आपके बने हैं कोलकाता के, ठीक है, कोलकाता के ये न्यायमूर्ति बने हैं। और देखिएगा अभी MTS में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत का पहला हाईकोर्ट कौन था? भारत का पहला हाईकोर्ट तो ये था आपका कलकत्ता हाईकोर्ट। कब बना था? 1862 में। कब बना था? 1862 में। अगर आपसे बात करते हैं कि हाईकोर्ट, आगे देखिएगा जैसे पेज में है, देखिएगा अगर आपसे पूछता है कि भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है, तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। भारत में अभी 25 हाई कोर्ट है। लेकिन अगर बात करते हैं, देखो हाई कोर्ट किसका होता है? एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक होता है आपका हाई कोर्ट, एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे छोटा हो गया, इससे अपर कौन हुआ? हाई कोर्ट, और इससे अपर कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितना होता है? तो ये बस एक होता है, मतलब पूरे देश का एक हाई कोर्ट, एक कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है, हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है। तो इस अकॉर्डिंग तो 28 + 8 मतलब 36 हाई कोर्ट होना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट है कितना? तो हाई कोर्ट आपका 25 ही है। तो अब कैसे काम चलता है? तो पहले तो अगर यूटी को हटा देते हैं कि मान लो यूटी का अपना हाई कोर्ट नहीं था, फिर भी 28 ही है, फिर भी आपका कम है, तो होता क्या है ना कि किसी किसी को मर्ज कर दिया जाए। जैसे देखिएगा गोवा इतना छोटा सा स्टेट है, तो उसके लिए एक अलग से हाई कोर्ट नहीं है, उसको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। हम लोग आगे देखते हैं कि किस में मर्ज किया गया। तो इसी वजह से याद रखिएगा कि हाई कोर्ट आपका 25 है। और ऐसा होता है, ये आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 231 में, ठीक है, क्या कि 2 या 2 से अधिक के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है, 2 या 2 से। जैसे एक आपका हाई कोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसमें 4 स्टेट का देखा जाता है, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसमें 4 स्टेट का देखा जाता है कि कौन कौन सा यहाँ पे मामला आता है। अब यहाँ पे देखिएगा भारत में 25 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बारे में चर्चा सबसे पहले किस अनुच्छेद में किया गया? 214। क्या बोलता है? तो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन 231 में ये बोल देता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर राज्य में हाई कोर्ट होना ही चाहिए। 2 या 2 से अधिक के लिए, मैक्सिमम अभी 4 गया हुआ है, ठीक है, पर 2 या 2 से अधिक के लिए एक हाई कोर्ट में काम चल सकता है। एक याद रखिएगा यहाँ पे 215 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय हो सकता है। हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय है। अब देखो पिछली बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था पीटी में कि आपका सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। इस चीज़ का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला गया है 129 में। किस में बोला गया? 129। अब अभिलेखीय मतलब क्या हो गया? मान लो कि आज कोई मतलब कुछ फैसला आया हाई कोर्ट का, ठीक है, कुछ ऐसा मामला था, उस पर कुछ फैसला आया, तो क्या किया जाएगा कि इस मामला को और इस फैसला को दोनों को सेव करके रख लिया जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। इन फ्यूचर अगर ऐसा ही मामला आता है तो इस जो यहाँ पे फैसला सुनाया गया है इसी के अकॉर्डिंग और फैसला सुनाया जा सकता है। उतना ज़्यादा क्राइटेरिया पूरा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही फैसला होता है कि मान लो दोबारा से यही कांड हुआ, यही फैसला आया, तो आप लोग देखिएगा कि वकीलों के पास क्या होता है कि बहुत सारा बुक रखा हुआ होता है उसके पास, उसमें क्या होता है ना यही सब फैसला रखा हुआ होता है कि अगर उस टाइप का ही अगर दोबारा कुछ होता है तो आदमी उसी से देख करके हेल्प लिया जा सकता है कि पिछले बार इस चीज़ के लिए क्या चीज़ हुआ था। मान लो अगर जज दूसरा फैसला सुना देता कि नहीं वैसा कुछ नहीं होगा, तो वकील क्या करता है कि दोबारा से इसको उठा करके कोर्ट में ले आकर दिखा सकता है कि पिछले बार जब ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो इस टाइप का फैसला सुनाया गया था, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, और अभिलेखीय मतलब हम लोग देखें कि जो कोई ऐसा फैसला जो आज आया है इसको फ्यूचर के लिए संभाल के रख दिया जाता है, ठीक है। और आपका इसमें किसका चर्चा किया गया? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में? 129, और ये आपका 215, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1862 में 3 हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था, बम्बई, कोलकाता और आपका मद्रास। इसमें अभी पहला कौन था? तो कलकत्ता का पहला किया गया था इनॉग्रेशन। अगर बात करते हैं हमारे बिहार का, तो बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है उसका स्थापना कब किया गया था? ठीक है, कब? 1916 में, ठीक है। बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है उसका स्थापना किया गया था 1916 में। अगर और हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखें यहाँ पे 231 में दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। वैसे ही हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी देखते हैं अगर गुवाहाटी, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा मामला देखा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा राज्य का संकलन यहीं पर है। कौन कौन सा? तो पहले तो आ जाइएगा असम का, असम, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका नागालैंड, नागालैंड, और हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। मतलब देखो एक हाई कोर्ट है और कितना मामला देखा जाता है? तो 4 राज्य का। अगर बात करते हैं मद्रास का, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट, नाम चेंज हो गया मद्रास का, चेन्नई, कल हम लोग देखे थे
ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट, इसमें कौन कौन सा मामला देखा जाता है, तो पहले तो आपका तमिलनाडु का देखा जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु, और आपका साथ में पुडुचेरी का, ठीक है, साथ में आपका पुडुचेरी का, पुडुचेरी, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर बात करते हैं बम्बई हाई कोर्ट, ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, यहाँ तो सबसे पहले महाराष्ट्र का हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा, ठीक है, गोवा, और आपका दमन दीव दादर नागर हवेली, इतना बड़ा सा हो गया है क्योंकि दो का नाम मर्ज कर दिया गया है, दमन दीव और आपका दादर, दो सब देखो हुआ क्या था ना कि आपका 2020 में दमन दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया, तो बहुत लंबा सा नाम हो गया है, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ठीक है। ये तीनों का इकट्ठे हाई कोर्ट किस में है, तो बम्बई वाले में, ठीक है। एक हम लोग देख लेते हैं कोलकाता, कोलकाता यहाँ पे किसका है, तो आपका ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है कि कोलकाता हाई कोर्ट में कहाँ कहाँ का मामला देखा जाता है, तो पहले तो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार जो क्या है, तो अंडमान निकोबार एक आपका यूटी है, ठीक है, क्या है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। एक और देख लीजिएगा जैसे केरल हाई कोर्ट के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे तो पहले तो केरल का होगा ही होगा, दूसरा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप का, ठीक है, दूसरा होगा आपका लक्षद्वीप का, और लक्षद्वीप भी क्या है, तो लक्षद्वीप हमारा हाई कोर्ट है, सॉरी यूटी है, ठीक है, और भारत का सबसे छोटा यूटी कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है। तो देखो इसी वजह से क्या हुआ है कि राज्य तो हमारे पास 28 है और यूटी कितने हैं 8, लेकिन कितना में काम चल जा रहा है, तो 25। और अगर नवीनतम पूछता है कि सबसे नया कौन है, तो नया वाला आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, नवीनतम आपका अमरावती का हो जाएगा 25वें नंबर का, ठीक है, अमरावती। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ।